मेरा नाम आमना है। हमारी जिंदगी में एक ऐसा हादसा दरपेश आया कि मैं और मेरा भाई फुटपाथ पर रहने लगे और उसके बाद अचानक जंगल चले गए। लेकिन वहां जाकर अचानक ही हालात बदल गए। इससे थोड़े वक्त पहले हम गुर्बत में भूखे पेट रहते थे। दिनों में ही एक घर में रहने और हर तरह के पकवान मिलने लगे। ये भी कुछ वक्त के लिए हुआ। वो घर और सब आसाइशें अचानक हमारी जान तक लेने। मेरा नाम आमना है। मैं और मेरा भाई अपने वालिदैन के साथ बेहद खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे बाबा एक सहाफी की नौकरी कर रहे थे। इस काम में वो बहुत मेहनत और जी लगाते थे। कई कई दिन वो घर नहीं आते। हत्ता कि हम बहन भाई और अम्मी बहुत गिला भी करते थे। लेकिन बाबा कहते कि उन्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा और हमसे ज्यादा मुल्क व कौम के लोगों की खिदमत करनी है। इसीलिए वो दिन रात बस अपने कामों में ही मसरूफ रहने लगे। मैं और मेरा भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सुबह के गए शाम को वापस आकर मदरसे चले जाते थे। वापस आकर कुछ खेल कर ट्यूशन और उसके बाद फिर खाना खाकर सोने की तैयारी कर ली जाती थी। इस सब में अम्मी बहुत अकेली होती थी क्योंकि बाबा भी घर नहीं होते थे। पिछले 2 हफ्तों से बाबा किसी खास मौजू पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से शहर दर शहर बदल रहे थे और घर भी काफी दिनों से वापस नहीं आए थे। मैं और मेरा भाई अम्मी के साथ मिलकर खेलते और साथ मिलकर ढेरों बातें करने के साथ साथ शरारतें भी करते रहते थे। यूं ही हम सबकी जिंदगी पुरसुकून से गुजर रही थी कि एक दिन कुछ लोग हमारे घर चले आए। उन्होंने पता नहीं अम्मी से क्या कहा था कि वो बहुत खौफजदा सी हो गई थी। उन्होंने पहले ही हमें कमरे में भेज दिया था और बाबा भी घर नहीं थे। लेकिन मैंने चुपके से दरवाजे की ओट में छुपकर उन सबको देखा था। दूर होने की वजह से बस बातें सुनाई नहीं दी थी। अम्मी के चेहरे पर खौफ और हिरासा कायम हो गया। वो लोग जब वापस चले गए तो मैंने वजह पूछी कि वो लोग कौन थे, तो अम्मी ने बताने से इनकार कर दिया और टाल मटोल से काम लिया कि हम बच्चे हैं और बच्चों को इस सब में कतई दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए। अम्मी ने हमें डांट कर कमरे में भेज दिया कि हम होमवर्क करें, जबकि खुद हॉल में बैठे मुंह छुपाए रोने लग गई थी। मैं और मेरे भाई ने पूछने की कोशिश करना चाही, लेकिन अम्मी के गुस्से और झड़प की वजह से हम दोनों ही यकलख चुप हो गए थे। तुम दोनों स्कूल जाओ और ध्यान से लड़ना नहीं, अपना ख्याल रखना दोनों। दूसरे दिन सुबह सुबह बाबा घर वापस आ गए थे। मेरे और मेरे भाई के लिए ढेरों तहाइफ और चीजें लेकर आए थे। अम्मी ने हमें स्कूल जाने की नसीहत करके रवाना कर दिया। मेरा टिफिन तो रह गया, तुमने भी नहीं डाला। अभी हम दोनों बाहर ही थे कि मेरे भाई ने मुंह बनाकर मुझे देखते हुए कहा, रुको मैं ले आती हूँ। मैंने भाई को वहीं रुकने का कहा और खुद अंदर चली आई। कुछ लोग आए थे। मैं हॉल में दाखिल हुई थी कि अम्मी ने बाबा को बताया तो मैं वहीं ओट में छुपकर उनकी बातें सुनने लग गई। कौन लोग? बाबा ने हैरत से पूछा। वो उस वक्त नाश्ता कर रहे थे। कुछ लोग गुंडों जैसी शक्ल के थे। काफी धमकियां दे रहे थे कि जिस केस पर आप मालूमात हासिल कर रहे हैं उसे रोक दें, वरना आपकी और आपके खानदान की जान खतरे में पड़ सकती है। अम्मी ने जब कहा तो मैं सुनकर अपनी आंखें खौफ से खोले खड़ी की खड़ी रह गई। इसीलिए वो हमें कुछ बताना नहीं चाहती थी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ वक्ती बातें और धमकियां हैं। तुम परेशान मत हो, मैं उसका हल भी निकालता हूँ। बाबा ने अम्मी को दिलासा देते हुए उन्हें चुप कराया, क्योंकि वो एकदम से रोना शुरू हो गई थी। ऐसे कैसे ठीक होगा? वो मारने की धमकी देकर गए हैं। अब छोड़ क्यों नहीं देते ये नौकरी, और कोई अच्छी सी मिल जाएगी। अम्मी ने सर उठाकर बाबा को गुस्से से देखकर कहा। वो उन्हें नौकरी छोड़ देने पर रजामंद करना चाह रही थी, लेकिन बाबा उनकी बात सुनने को तैयार ही न थे, बल्कि अम्मी की बात सुनकर हत्ते से ही उखड़ गए थे। और कोई मिल तो जाएगी, लेकिन ऐसी नहीं होगी। इस काम में मेरा दिल लगता है, कोई और करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और जिंदगी मौत इंसानों के हाथ में नहीं, खुदा के हाथ में है। बस उसी से मदद मांगो, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो। बाबा ने कदरे अपना लहजा धीमा करके अम्मी को समझाया और नाश्ते करने पर अपना ध्यान किया, जो बहस से ठंडा हो चुका था। कोशिश ही कर सकती हूँ, वरना आसार तो दम घुटने के हैं। परेशानी से बात सर से ऊपर जा चुकी है। अम्मी ने आराम से वहां से उठकर कहा। अचानक उनकी निगाह मुझ पर पड़ी तो एकदम गुस्से से मुझे देखने लगी। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अम्मी ने गुस्से से पूछा तो मुझे भी वापस आने की वजह याद करनी पड़ी। टिफिन रह गया है, मैंने हकला कर जवाब दिया।
اٹھاؤ اور بھاگو، لیٹ ہو رہی ہو۔ امی نے خود ہی ٹفن اٹھا کر مجھے پکڑایا اور خود ہمیں باہر تک چھوڑ کر آئیں کہ اس بار پھر سے میں کہیں واپس نہ آ جاؤں اور دوبارہ باتیں سن نہ لوں، جبکہ میں امی کے رونے کو ابھی بھی بس یہی سب باتیں سوچے جا رہی تھی۔ ہم اسکول سے واپس آئے تو امی بابا خاموش خاموش سے تھے، لیکن میری اور حارث کی شرارتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی خاموشی بھی توڑ دی۔ جانے ان دونوں کو کیا ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ تھوڑی ہی دیر میں ٹھیک ہو گئے تھے۔ لیکن یہ بھی کچھ ہی دیر کی بات تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی مدرسے سے واپس آئے اور پھر ٹیوشن چلے گئے، اور جب رات تک واپسی ہوئی تو امی کھانا بنا رہی تھیں۔ ہم جب رات کا کھانا کھا کر سو رہے تھے تو پھر مجھے امی بابا کی بحث کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ پھر سے شاید لڑ رہے تھے، لیکن وجہ کا مجھے علم نہ تھا۔ یوں ہی سوچوں میں گم میں گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح اٹھی تو امی ناشتہ بنا رہی تھیں، جبکہ بابا اور حارث کھیل رہے تھے۔ میں بھی بابا کے ساتھ جا کر کھیلنے لگ گئی۔ ناشتہ میں نے کر لیا تھا اور حارث صرف دودھ ہی پیتا تھا جو اس نے اٹھ کر ہی پی لیا تھا۔ تم دونوں آج گھر پر کیا کر رہے ہو؟ اسکول نہیں جانا کیا؟ امی جب باورچی خانے کی صفائی کر کے ہماری طرف آئیں تو ہمیں کھیلتا دیکھ کر بڑے غصے سے پوچھنے لگی۔ میں نے بیچارگی سے بابا کو دیکھا اور حارث نے بھی منہ پھلا لیا۔ نہیں، آج ہم دونوں نے چھٹی کی ہے۔ بابا کافی دن بعد گھر واپس آئے ہیں نا، تو ہم کھیلیں گے اور مزے مزے کی چیزیں کھائیں گے۔ حارث نے بابا کے گلے میں اپنی باہیں ڈالے اپنا ارادہ ظاہر کیا، جبکہ امی بے حد غصے میں دکھائی دینے لگی تھی، جیسے وہ اس بات پر پکا جھاڑ دیں گی۔ ویسے بھی بابا اتنا غصہ نہیں کرتے تھے، لیکن امی کا غصہ شدید ترین ہوتا تھا۔ وہ جب بھی غصے میں آئیں تو دو چار ہاتھ لگا بھی دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ تو انہوں نے مجھے بھی مارا تھا، کیونکہ اس وقت میں نے غصے میں حارث کا ہاتھ دروازے میں دے دیا تھا، جس کی سزا کے طور پر مجھے امی سے کافی مار کھانا پڑی تھی۔ ابھی اسکول کی چھٹی کرنے پر مجھے دل ہی دل میں ڈر لگنے لگا کہ وہ بابا کی موجودگی سے بھی ذرا سا ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، آج ان کو معافی دے دو، کبھی کبھار چھٹی کر لینی چاہیے، بچوں کا بھی دل کرتا ہے ہنسنے کھیلنے کا۔ بابا کو ہمارے روحان سے چہرے دکھائی دیے تو انہوں نے ہم دونوں کو اپنے ساتھ لگائے امی سے گزارش کی، جس پر امی نے پہلے بابا کو گھورا اور پھر وہیں قریب کرسی پر نڈھال سے بیٹھتے ہوئے بولی، آپ دونوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ امی نے جیسے گلہ کیا تھا، حالانکہ ہم بگڑے بچے نہ تھے، ہر کام وقت پر کرتے تھے، زیادہ تنگ بھی نہیں کرتے تھے اور نہ کوئی بری شرارت کرتے تھے، لیکن پھر بھی امی کو ہم سے ہمیشہ شکایات ہی رہتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ہم سے محبت نہیں کرتی تھی، ہر پل ہر لمحے وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی، ہر فرمائش پوری کرتی تھی۔ میں نہیں بگاڑ رہا، چلو بچوں جا کر کھیلو، تم لوگوں کی امی سے میں کچھ کھانے کو بنواتا ہوں۔ بابا نے ہم دونوں کو اٹھایا اور کھیلنے کو بھیجا۔ میں اور حارث وہاں سے اٹھ گئے۔ امی کباب بنا لیجیے گا۔ جاتے جاتے میں نے مڑ کر امی سے کباب کی فرمائش کی اور پھر وہاں سے چل کر کمرے میں کھیلنے چلے آئے۔ بابا نے بھی کہا تھا کہ وہ 5 منٹ بعد ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، بنا لوں گی، لیکن ابھی میں صفائی تو کر لوں۔ امی نے اٹھ کر گھر کی صفائی کرنے کا ارادہ کیا۔ ویسے بھی ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی ناشتہ کیے، اس لیے ہم کمرے میں چلے آئے۔ تقریباً 2 گھنٹے ہم نے بابا کے ساتھ بے شمار کھیلا اور ہنسی مذاق اور شرارتیں بھی خوب کی۔ وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ پتہ تو تب چلا جب امی کباب اور دیگر کئی اشیاء بنائے کمرے میں چلی آئیں۔ چلو بچوں، میں نے بہت کچھ بنایا ہے، آ کر کھا لو، اگر یہ سب ختم نہ ہوا تو بہت ماروں گی۔ امی نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اصلی دھمکی بھی دے ڈالی۔ ہاں، اب میں بھی تم لوگوں کی امی کے ساتھ ہوں۔ بابا نے مجھے کباب ڈال کر دیے اور بھائی کو بھی، اور ہم دونوں کو کھانے کا حکم دیا۔ ابھی ہم کھا ہی رہے تھے، اچانک باہر کی بیل بجی۔ امی ٹرے دے کر باہر ہی جا چکی تھیں، 2 سیکنڈ میں کمرے میں واپس آئیں۔ ان کے حواس پاختہ چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی۔ باہر وہی لوگ آئے ہیں۔ امی نے چنچلا کر بابا سے کہا۔ بابا یکدم ہمارے پاس سے اٹھ گئے۔ اچھا چلو میں آتا ہوں، تم دونوں ہی کھا لو، ہم آتے ہیں۔ بابا نے کھانے کی چیزیں ہمیں دے دیں اور خود ہمیں نصیحت کر کے وہاں سے نکل گئے۔ پیچھے میں اور حارث کھانا چھوڑ کر دوبارہ کھیل میں مگن ہو گئے تھے، جبکہ باہر سے بڑی کڑکدار آوازیں آ رہی تھیں۔ باہر کیا ہو رہا ہے؟ شور کیوں ہے اتنا؟ تھوڑی ہی دیر بعد باہر سے اونچی اونچی آوازیں آنے لگیں تو حارث نے گھبرا کر مجھے دیکھ کر کہا، پتہ نہیں، شاید کوئی مہمان آئے ہیں۔ میں نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر جواب دیا، چلو دیکھتے ہیں، دیکھو کتنا اونچا بول رہے ہیں۔
हारिस ने मुझे कहा तो मैंने सब कुछ वहीं छोड़ा और हारिस का हाथ थामे बाहर आ गई। जबकि बाहर का मंजर इतना हौलनाक सा था कि जिसे देखकर हम दोनों डर से एक पिलर के ओट में छुप गए। अम्मी को एक तरफ एक नकाबपोश इंसान ने सख्ती से जकड़ रखा था, जबकि दूसरा जो बिना नकाब के था उसने गुस्से से बाबा के गाल पकड़े उन्हें कुछ कह रहा था, जबकि बाबा उस दूसरे इंसान की गिरफ्त से अपने आप को छुड़ा रहे थे और अम्मी भी वही कर रही थी। ये रिपोर्टर की नौकरी छोड़ दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। जिसने बाबा को पकड़ा हुआ था उसने बाबा के मुंह पर मुक्के मारते हुए कहा। बाबा 2 मर्तबा लड़खड़ाए थे और तीसरी मर्तबा वो सीधा सोफे के कोने से जा लगे। उनके सर में चोट लग गई थी। मैं सच कहने से बिल्कुल नहीं रुक सकता, ना ही मुझे किसी मौत से डर लगता है। बाबा ने पहले अपना मुंह साफ किया। मुक्के इतने जोर से मारे गए थे कि उनके मुंह से खून निकल आया था। मुंह साफ करके उठे और फिर सहारे से खड़े हुए। फिर उस बिना नकाब वाले इंसान को सीधा दाएं हाथ का एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। मुक्का इतना जोरदार था कि वो कदरे दूर जाकर उसका सर मेज के कोने से लगा था। वो गुस्से से उठा और दूसरा नकाबपोश जिसने अम्मी को जकड़ा हुआ था, दोनों ने मिलकर बाबा को सख्ती से पकड़कर रस्सियां लेकर वहीं बांध दिया। तुम बहुत गलत कर रहे हो, इसका अंजाम तुम नहीं जानते क्या हो सकता है। तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। नकाबपोश ने अम्मी को धक्का देते हुए बाबा को मारना पीटना शुरू कर दिया और साथ ही उन्हें डराने लगा। बाबा की ये हालत देखकर मैं और हारिस बेहद डर गए थे। मैंने तो हारिस के मुंह पर अपना हाथ रखा हुआ था, वरना वो तो जाने कब से चिल्लाने को बैठा हुआ था। किसी तरह मैं हाथ हटाऊं और वो चिल्ला सके। तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं पूरी दुनिया को तुम लोगों का असल चेहरा दिखाऊंगा। बाबा ने गुस्से से सर दाएं बाएं हिलाते हुए तकलीफ से कराह कर उन्हें डराया। उनकी हिम्मत की दाद देनी बनती थी कि वो उस तकलीफ के बावजूद भी डटे हुए थे, हार नहीं मान रहे थे, जबकि अम्मी तो कब से रोए जा रही थी। ये नहीं सुधरेगा, पकड़ लो इसको और मार डालो, बिना नकाब वाले ने दूसरे को कहा और साथ ही उन्होंने अपनी अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली और उसमें गोलियां भरने लगे। नहीं, रुक जाओ, छोड़ दो उन्हें, क्यों मार रहे हो? अम्मी ये देखकर चीखते हुए आगे आईं और उन दोनों को बाबा के सामने से दूर धकेलने लगी। लेकिन वो ताकतवर मर्द थे, जबकि अम्मी एक औरत। 1000 कोशिशों के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाई। इसको भी खत्म कर दो, ये वैसे तो कभी भी नहीं रुक सकता, मरने के बाद ही इसे सुकून मिलेगा। उन्होंने अम्मी को भी मारने का बोल दिया। हारिस बेआवाज रोए जा रहा था, जबकि मैं रो रो कर अपना चेहरा आंसुओं से भिगो चुकी थी। उसके बावजूद हारिस के आंसू साफ करती रही। क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? लोगों के बच्चे अगवा करते हो, उसी का पर्दाफाश किया था। अम्मी ने उन दोनों को फरियाद से कहते हुए चिल्लाकर पूछा, जबकि वो दोनों धीरे से हंसकर एक दूसरे को देखने लगे। अगवा हम करते हैं तो तकलीफ तुम्हारे शौहर को क्यों होती है? इसे कौन सा भूत चढ़ा है नशर करने का? नकाब वाले ने अम्मी को आग बगोला होते हुए देखकर हंसते हुए कहा। अम्मी का बस नहीं चल रहा था कि वो वहां उन दोनों को भगा देती। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना इनका हक है। अम्मी ने बाबा की तरफदारी की। अब ये आवाज हमेशा के लिए बंद कर देंगे, खामोशी छा जाएगी, नकाबपोश ने कहकर पिस्तौल सीधा बाबा के सर पर तान ली। अम्मी ने जोर से चीखें मारी, तुम लोग गलत कर रहे हो। अम्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, हाथ पैर मारते उन्हें दूर धकेलना चाहा। मार दो इसकी बीवी को और फिर इसको भी, बिना नकाब वाले ने कहा तो उसने पहले अम्मी के सर पर पिस्तौल तानी और फिजा में 2 फायर हुए। अम्मी चीखें मारते हुए जमीन पर जा गिरी। उसने अम्मी के सर पर 2 गोलियां मार दी थीं और वो मौका पर ही खत्म हो गई। आपी, अम्मी को वो क्यों मार रहे हैं? हारिस ने मुझे हिलाते हुए पूछा। वो रोए जा रहा था। उसके बाद अम्मी के खत्म होते ही उन्होंने बाबा को भी गोलियां मारकर मार डाला था। अम्मी और बाबा का खून हॉल में फैला हुआ था, जिसे देखकर हम दोनों बहन भाई मजीद रोने लगे। रुक जाओ, आगे मत जाना, वो हमें भी मार देंगे। हारिस अम्मी बाबा की जानिब भाग कर जाने लगा तो मैंने उसे रोक कर बिल्कुल धीमी आवाज में सरगोशी करके कहा। वो वहीं रुक गया। नहीं आपी, वो देखो, अम्मी का खून निकल रहा है, वो बाबा को मारने लगे हैं, बचा लो उनको, उसने मुझे कहा, जबकि मैं बाबा और अम्मी को जमीन पर बेसुध बेजान पड़ा देखकर रोने लगी। उसे लगा कि अभी भी अम्मी बाबा शायद जिंदा हैं। हारिस, चुप कर जाओ, अगर हम आगे जाएंगे तो ये लोग हमें भी मार देंगे। मैंने जबरदस्ती उसे रोककर समझाने की कोशिश की। इनके बच्चे किधर हैं? बिना नकाब वाले ने हमारा पूछा। पता नहीं सर, नजर नहीं आ रहे, शायद स्कूल गए हैं, दूसरे ने जवाब दिया।
शायद उन्हें नहीं इल्म था कि हम घर पर ही हैं। ये कौन सा वक्त है? शाम के 4 हो रहे हैं। ढूंढो और उन्हें भी मार दो। उसने नकाब वाले से कहा तो वो हमें ढूंढने को सब कमरों में तलाश करने लगे। बाहर सहन में भी उन्होंने हमें ढूंढ लिया था, जबकि हम दोनों तो एक कोने में पिलर के पीछे छुपे हुए थे, जहाँ से किसी को नजर भी नहीं आ सकते थे। हारिस, चलो वरना ये हमें भी मार देंगे, मैंने हारिस को सरगोशी में कहा और छोटे छोटे कदम उठाते हुए वहां से निकलने की कोशिश की। हम बैरूनी दरवाजे से निकल रहे थे कि पीछे से आवाज आई, सर बच्चे नजर नहीं आ रहे। शायद हमें ढूंढने के बावजूद ना मिलने पर एक ने दूसरे को बताया था। मैंने हारिस का हाथ थामा और उसे हौसला दिया क्योंकि वो रो रहा था। भागो, उनके हाथों में पिस्तौल नजर आ रही है ना, उसी से मारेंगे। ये कहकर मैंने दरवाजा पार कर लिया और हम दोनों फिर अपने घर से निकल आए। जाते हुए हमने जरा सी भी आहट नहीं की थी कि अगर उन्हें आवाज आ गई तो वो हमें भी उसी पिस्तौल से मार डालेंगे। हम दोनों भाग भाग कर एक दूर कुंजान इलाके में आ गए। घर से निकलते ही हारिस ने रोना शुरू कर दिया था। वो भाग ही नहीं पा रहा था। तकरीबन मैंने उसे घसीट कर ही लाया था। सारे रास्ते में उसका रोना अलग से शुरू हो चुका था, जिसे मैंने तहम्मुल से बर्दाश्त किया। एक कदरे सुनसान से इलाके में जाकर हम दोनों ने वहीं सड़क के करीब फुटपाथ पर रहने की जगह बना ली थी। मेरे पास छोटा सा दुपट्टा था जिसे मैंने जमीन पर बिछाया और हारिस को थोड़ी देर के लिए उस पर लिटा दिया, क्योंकि भाग भाग कर उसके पैरों में छाले से पड़ गए थे। वो थोड़ा चुप हुआ तो मैंने भी वहीं पर पैर पसारे। दोपहर के वक्त हम दोनों घर से निकले थे और उस वक्त शाम हो चुकी थी। हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था और सूरज भी हुरूब होने ही वाला था। ऐसे में मुझे अकेली सड़क पर बैठने से डर लगने लगा और हारिस भी खौफजदा एक ही जगह दबक कर बैठा हुआ था। तुम दोनों कौन हो और इस सड़क के किनारे छुपकर क्या कर रहे हो? अचानक एक शख्स सड़क के दूसरे किनारे से चलकर आया और सीधा हमारे सर पर खड़े होकर सवाल पूछने लगा, जबकि एकदम से पर खड़े होने पर मैं डर के मारे उछल ही पड़ी थी। कुछ नहीं, मैंने हकलाकर जवाब दिया और उठकर हारिस को अपने साथ लगा लिया। शाम का वक्त था और इर्द गिर्द भी कोई नहीं था जो हमें उससे बचाता। साथ मुझे डर भी लग रहा था। तुम्हारा घर किधर है? उस शख्स ने मुझे बाजू से पकड़कर रसान से पूछा। वो भूल गया है, मैंने झूठ बोला। घर तो मुझे याद था, ये इलाका हमारे घर से तकरीबन 20 मिनट पीछे ही था। यहाँ अक्सर हम बाबा के साथ पार्क में आया करते थे। घर से निकलते ही मैं पार्क में आना चाहती थी, लेकिन फिर वहाँ ताला देखकर सड़क पर बैठना पड़ गया। पार्क में झूले भी थे, उनमें सोया भी जा सकता था। एक अदद कमरा भी था। चलो मेरे साथ, तुम लोगों को घर छोड़कर आऊं। उस शख्स ने मुझे थाम कर कहा तो हारिस ने मुझे दबोच लिया। वो डरा सहमा हुआ था। नहीं, हम खुद चले जाएंगे, मैंने नफी में सर हिलाते हुए मना किया। घर से निकल तो आए थे, लेकिन यहाँ भी लोगों की नजरें अजीब थीं। एक मौत से निकले ही थे कि दूसरी मौत हमारी मुंतजिर खड़ी थी, और ये मौत दूसरी मौत से ज्यादा बदतरीन दिखाई दे रही थी। कैसे जाओगे जब घर भी याद नहीं है? मेरे साथ चलो, मैं छोड़ दूंगा। उस शख्स ने घुटनों के बल बैठकर मेरे भाई को मुझसे अलग किया और फिर हारिस के गाल थपथपाकर प्यार से पूछने लगा। ये देखकर मैंने यकदम हारिस का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ लगा लिया। हारिस खुद भी उससे डर रहा था। नहीं, हम दोनों अकेले ही चले जाएंगे, आप छोड़ दो। मैंने मना करते हुए दोबारा अपना मौक़िफ़ दोहराया। यहीं रुकना, मैं फोन सुनकर आता हूँ, फिर दोनों को घर भी छोड़ दूंगा। अचानक उस शख्स का फोन बजा तो उसने अपनी जेब से फोन निकालकर कान से लगाते हुए हमें कहा, और फिर हम दोनों से कदरे थोड़ा दूर जाकर बात करने लगा। ये सब देखकर मैंने हारिस को मुंह पर उंगली रखे खामोश रहने को कहा और दबे पैर वहां से हम दोनों बहन भाई दूर होते गए। थोड़ा दूर जाकर मैंने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी थी। हारिस का हाथ भी मेरे दाएं हाथ में जकड़ा हुआ था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखने लग जाता था, जिस पर मुझे बेइंतहा गुस्सा आया। चलो भागो, पीछे मुड़कर मत देखो। मैंने रुककर गहरा सांस लेकर हारिस को सख्ती से नसीहत की और फिर भागने लगी। हम अपने घर क्यों नहीं जा रहे? हारिस ने फूले सांस के साथ मेरे से सवाल किया। वो ये सवाल कोई 100 मर्तबा पूछ चुका था और मैं बता बता कर भी उसे कुछ कह नहीं पाई। वहां नहीं जा सकते, तेज भागो, वो हमारे पीछे आ जाएगा। अम्मी कहती हैं कोई ऐसे बात करे तो वो अगवा कर लेते हैं और फिर मार देते हैं। मैंने उसे इस मर्तबा आराम से समझाने के बजाय उसे डराने का हरबा आजमाया, ताकि वो मजीद मुझे जिद न करे, बल्कि मेरे साथ बिना पीछे मुड़े भागता जाए।
भाग तो रहा हूँ और कितना भागूं? उसने इतनी मासूमियत से पूछा कि शाम के बाद मुझे अब बेइख्तियार हंसी सी आई। मैंने रुककर उसे गले लगा लिया, उसके हल्के से गाल खींचे और फिर दोबारा से चलने लगी। हाँ, बस ऐसे ही भागते रहो, थोड़ा दूर जाकर आराम से चल लेंगे, मैंने उसे प्यार से कहते हुए सफर जारी रखा। वो मासूम भी सर हिलाते मेरे साथ चलता रहा। हालांकि मैं जानती थी वो ज्यादा भागदौड़ नहीं कर पा रहा, लेकिन उस पल हमारी ये मजबूरी ही थी। वरना अगर अम्मी अब्बू को मारा न जाता तो हम दोनों इस वक्त घर में आराम सुकून से बैठे होते। अम्मी तो हमें बेवजह कभी घर से बाहर ही नहीं निकलने देती थी। आज से हम यहाँ रहेंगे। मैं और हारिस चलते चलते एक ऐसी जगह आ गए जहाँ एक घना सा जंगल था। आसपास झाड़ियों के भरपूर दरख्त और सब्जा ही सब्जा था। सूरज गुरूब होने की वजह से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। हल्की हल्की चांद की रोशनी की वजह से थोड़ा बहुत देख पा रही थी। हम दोनों चलते चलते जंगल के बिल्कुल वस्त में आ गए तो सामने ही एक छोटा सा लकड़ियों से जुड़ा झोपड़ा सा था, जिसमें छत नदारद ही थी। अचानक चांद की रोशनी भी मांद पड़ने लगी और ये रोशनी भी गायब हो गई। मैंने डर से हारिस को थामा और उस झोपड़ी में दाखिल हो गई। हारिस ने मुझे बेइख्तियार पूछा कि अब हम यहीं रहेंगे, तो मैंने उसका चेहरा टटोल कर गाल सहलाते हुए उसे जवाब में कहा कि हाँ बिल्कुल, देखो कितना प्यारा घर है। मैंने अंधेरे में ना दिखाई देने के बावजूद धीरे से जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोला। अचानक मेरे कहने की देर थी कि जोरदार किस्म की बारिश शुरू हो गई। बारिश एकदम होने की वजह से इतराक हुआ कि वो झोपड़ी सीलिंग ज़दा थी, जिससे पानी टिप टिप करके अंदर को बरस रहा था। मैंने अपना दुपट्टा उतारकर हारिस के गिर्द कर दिया कि वो बीमार न हो जाए। उसे बारिश से हद दर्जा किस्म की एलर्जी सी थी। वो बारिश में जरा सा भीग जाता तो बीमार पड़ जाता था। एक मर्तबा तो हारिस ने बारिश में भीगने की कोशिश की और खूब नहा लिया था। उसके बाद उसे ऐसा शदीद नमूनिया हुआ, उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई थी। कई दिन वो अस्पताल में रहा और घर वापस ठीक होने के बाद आया तो बेहद कमजोर भी हो चुका था। इस वाकये के बाद हारिस के लिए बारिश मुकम्मल तौर पर ममनू कर दी थी, लेकिन आज वो मजबूरी की वजह से बस यूं ही भीग भी रहा था और कुछ कह भी नहीं रहा था। लेकिन ये रोड पर है और आपको पता है ना कि इसके सुराख है, बारिश भी हो रही है, ये सारा पानी भी अंदर आ रहा है। हम अपने घर चलते हैं ना? उसने मुझे देखते हुए ठटरते हुए दांत बजाते हुए कहा। मैं शाम से उसे समझा समझा कर थक गई थी। दिल ही दिल में अपनों का खून सदा वजूद बाबा को मुर्दा जमीन पर बेसुध पड़ा देखने का मंजर मुझे बार बार याद आ रहा था। मैं उससे 2 साल ही तो बड़ी थी, फिर भी इस हालात में जाने कैसे खुद पर जब्त किए हुई थी। मुझे अम्मी की चीखें, बाबा का हमें बचाने की खातिर हमारे कमरे की तरफ भागना, लेकिन उन लोगों ने यकदम उन्हें झपट कर मारना बार बार मुझे रोने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन हारिस की वजह से रो भी नहीं पाई। चले जाएंगे लेकिन अभी नहीं जा सकते, वहां वो पिस्तौल वाले होंगे और हम दोनों को मार देंगे। मैंने इस बार भी उसे डराने का हरबा आजमाया। फिर यहाँ खाना कैसे खाएंगे? मुझे अब बहुत ज्यादा भूख लग रही है। उसने अपने पेट पर हाथ धरे बेचारगी से कहा तो मुझे याद आया हारिस ने घर पर भी कबाब का एक ही पीस लिया था। बस खेलने में ही मसरूफ रहा। घर से निकलते तो हमें भूख और खाने का तो जरा बराबर भी इल्म न था कि क्या करेंगे, और सच ये था कि मुझे भी भूख महसूस हो रही थी। भाग भाग कर दिन का खाया भी हजम हो चुका था। चलो यहाँ देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। मैं हारिस को लिए वहां से निकल आई और जंगल के दाहिने जानिब धीरे धीरे चलने लगी। मैंने सोचा शायद यहाँ कोई जंगली फलों के दरख्त होंगे तो मैं हारिस को कुछ न कुछ शायद खिला ही दूं। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। दूसरा, अगर बड़े दरख्त होते भी तो उन पर चढ़ना काफी मुश्किल काम था। हम दोनों कदम जमा जमा कर चल रहे थे ताकि बारिश की वजह से काफी फिसलन हो गई थी। जरा सा कदम डगमगाते और फिर कीचड़ में हम दोनों ही लथपथ हो जाते। इस जंगल से क्या मिलेगा, यहाँ तो बस दरख्त और झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। हारिस ने मायूसी से आसपास बड़ी खारदार झाड़ियों से बचते हुए कहा और मेरा दिल पसीज सा गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर दिलासा देने की कोशिश की और आगे चलने लगी। कुछ न कुछ शायद मिल ही जाए। उसे कहकर थोड़ा आगे आई ही थी कि हारिस अचानक रुककर मेरे पीछे छुप गया और मैं उसे हैरानगी से देखने लग गई। पता नहीं वो यूं अचानक खौफ से मेरे पीछे क्यों छुप जाता था। अभी भी मुझे समझ नहीं आई थी। जब मैंने सर उठाकर उसको देखा तो उसके चेहरे पर खौफ सा था। मैंने ताज्जुब से वजह पूछी तो उसने बोलने की कोशिश की लेकिन बोल नहीं पा रहा था। आपी, ये सांप!
बिला आखिर उसकी जबान से 3 जुमले निकले और साथ ही मेरे जिस्म से जान भी निकलने लगी कि अचानक यहाँ सांप, इसको मारना तो हम बच्चों का काम भी नहीं था। हारिस ने मुझे 2 सुर्ख आंखों वाले लंबी धार के जैसे सांप की जानिब मुतवज्जो किया, जो हम दोनों से दूर चंद कदम के फासले पर अपना जबान बाहर निकाले हमें ही देख रहा था। उसकी आंखें दहशतनाक सी थीं और साथ ही बारिश की वजह से इधर उधर घूम भी रहा था। मुझे तो बचपन से ही सांपों से बेहद डर लगता था। हारिस के खिलौनों में एक नकली सांप देखकर मैंने चीखे मार मार कर पूरा घर उठा लिया था, जिसकी वजह से मुझे डर के मारे 2 दिन बुखार भी रहा। अभी अचानक असली सांप देखकर तो मेरे औसान ही खता हो गए थे। वो जैसे जैसे गर्दिश कर रहा था, हारिस वैसे वैसे चिल्लाने की कोशिश करता। मैं उसके मुंह पर अपना हाथ रखे हुई थी। अचानक मैंने जब हाथ अपने भाई के मुंह से हटा दिया तो उसने यकदम से चीखे मारना शुरू कर दी। मैंने उसके सर पर एक थप्पड़ रसीद किया। वो सांप थोड़ा सा रेंगकर हम दोनों के जरा करीब आ गया था। चुप करो, ये हमारी तरफ आ रहा है। मैंने सांप को देखकर हारिस के मुंह पर हाथ रखे उसके कान में सरगोशी की। उसने डर से सर हाँ में हिलाया तो मैंने जो सख्ती से उसके मुंह पर हाथ रखा था हटा दिया, लेकिन दिल में फिर भी डर था कि वो दोबारा न चिल्ला उठे। कौन है वहाँ? अचानक दूर से एक आवाज आई, जिस पर हम दोनों बहन भाई चौंक उठे थे। रात के इस पहर और जंगल में किसी का वजूद होना काफी हैरान कुन था। पहले तो हमें अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं दिया, ऊपर से बारिश भी हल्की हल्की जारी थी, लेकिन धीरे धीरे कदमों की चाप सुनाई देने लगी जो पानी में शड़प शड़प कर रहे थे, और वो कदम हमारी जानिब ही बढ़ते आ रहे थे। मैं दिल ही दिल में डरने लगी। हारिस ने मुझे सख्ती से जकड़ रखा था। कौन हो आप दोनों और इस जंगल में क्या कर रहे हो? अचानक एक लंबे से कद वाला खूबरू नौजवान हमारे साथ आ खड़ा हुआ और हम दोनों को हैरत से देखते हुए पूछने लगा। उसकी आंखें निहायत हसीन थीं, जैसे चमक रही हों। वो सांप? हारिस ने हाथ के इशारे से सांप की जानिब इशारा किया तो उस नौजवान ने अचानक करीब पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया। जबकि सांप घूमकर हमारी तरफ बढ़ने ही वाला था कि उस नौजवान ने पत्थर ऊंचा करके सीधा सांप के सर पर दे मारा और एकदम से उस सांप का सर कुचल गया। उसके बाद उस नौजवान ने दूसरा पत्थर उठाकर उस सांप के दूसरे हिस्से पर मारकर उसे मुकम्मल तौर पर मार दिया, और वो भी हलचल करने से भी ना रहा क्योंकि वो मर चुका था। लो, मार दिया सांप, अब बताओ इधर क्या कर रहे हो, वो भी रात के इस वक्त? उस नौजवान ने सांप मारकर अपने दोनों हाथ गीली मिट्टी से झाड़े जो पत्थर उठाने की वजह से दागदार हो गए थे, और फिर हम दोनों की जानिब मुतवज्जह होकर सवाल किया। हमारे अम्मी बाबा को कुछ लोगों ने मार दिया था, इसलिए हम घर से भाग आए हैं, लेकिन हमें भूख लगी थी तो यहाँ बाहर खाने को कुछ ढूंढ रहे थे। अचानक ये सांप सामने आ गया जो हमें घूर रहा था। मेरे से तो उस पल कुछ नहीं बोला जा रहा था। हारिस ने भी मुझे मेरे बोलने से पहले ही खुद सारा जवाब दे दिया। उसने साथ अम्मी बाबा के कत्ल का भी बताया, जिस पर मुझे कुछ गुस्सा आया था, लेकिन फिर भी चुप रही। ओह अच्छा, तो अब तुम दोनों कहाँ रहते हो? वो नौजवान कुछ देर तो बिल्कुल खामोश होकर खड़ा हो गया, लेकिन हमारी खामोशी की वजह से अचानक उसने दोबारा एक सवाल कर डाला। उस तरफ एक छोटी सी झोपड़ी है। हारिस ने झोपड़ी की जानिब इशारा किया तो उसने कहा कि मुझे झोपड़ी में लेकर जाओ। हम दोनों ने हाँ में सर हिलाया और फिर मरे हुए सांप के बिल्कुल करीब से गुजरकर आगे आगे चलने लगे। वो भी हमारे साथ ही था। 5 मिनट में ही हम उस झोपड़ी में पहुंच गए थे। उस नौजवान ने झोपड़ी का आसपास से जायजा लेना शुरू कर दिया था। बारिश की बूंदें झोपड़ी के अंदर भी गिर रही थीं। इस बारिश में एक पानी टपकती झोपड़ी में रह रहे हो, मेरे साथ चलोगे? नौजवान ने जब भरपूर जायजा ले लिया तो फिर एकदम से हमें पूछा। कहाँ? हारिस ने मासूमियत से कहा। एक बहुत अच्छा घर, वहां पर मजे मजे के खाने भी होंगे। जाने क्यों मुझे लगा कि वो हमें लालच दे रहा है और हमें साथ ले जाकर मार देगा। आप हमें मारोगे तो नहीं? हारिस ने ही मेरे बताए डर की वजह से बेइंतहा नरमी से पूछा। उसका अंदाज यूं था कि वो एतबार भी करना चाहता था और नहीं भी, क्योंकि उस पल उसे शिद्दत से भूख भी लगी हुई थी जो बाइस से मजबूरी थी। नहीं, मैं क्यों मारूंगा? मैंने तो अभी सांप से आपकी जान भी बचाई है, फिर भी मेरे बारे में गलत सोच रहे हो? उस नौजवान ने बेयकीनी से हम दोनों को देखते हुए कहा, क्योंकि शायद उसे इस किस्म के सवाल की बिल्कुल उम्मीद न थी। अच्छा ठीक है, हम आपके साथ जाएंगे। मैंने हारिस की भूख का सोचकर खुद ही हाँ कर दी, ताकि कम से कम वो तो भूखा न रहे। हारिस ने मुझे पहले हैरत से हाँ करते देखा,
फिर खामोशी से उस नौजवान के पीछे पीछे मेरे हमरा मेरे हाथ थामे चल पड़ा। आज से तुम दोनों यहाँ रहोगे। इस घर में नौकर भी है। हर किस्म का खाना तुम लोगों को बना हुआ मिलेगा। कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता दिया करना। वो शख्स हमें एक बहुत ही हसीन जगह ले आया, जिसे मैं और हारिस भी इंतहा हैरत से तक रहे थे। आज से पहले हम दोनों ने ऐसा खूबसूरत घर नहीं देखा था, जिसमें चारों जानिब खुशबू सी फैली हुई थी। इसके अलावा दीवारों पर आवेजा पेंटिंग्स, घर का रंगो रोगन और हर चीज यूं चमक रही थी जैसे नई नई सजाई गई हो। वो शख्स हमें पूरा घर दिखा चुका था। मैं और हारिस तो घर को देखकर ही काफी मरूब हो चुके थे और घूम फिर कर भी थक से गए। उनके घर में चलते फिरते 3-4 नौकर भी थे। उन्होंने नौकरों को हमारी हर चीज, खाने पीने का ध्यान रखने के अलावा दीगर कई कामों के मुतालिक आगाह करके हुक्म दिया कि हमें यहाँ कोई परेशानी ना हो। ये घर आपका अपना है? मैंने हैरानगी से पूछा तो वो मुझे देखने लग गया। हाँ, मेरा ही है। क्यों, पसंद नहीं आया? उस शख्स ने पहले तो हाँ में सर हिलाया और फिर बेहद प्यार से पूछा तो मैंने नफी में सर हिलाया और बोली, नहीं नहीं, ये घर तो बहुत प्यारा है, हमारे घर से भी ज्यादा। मैंने खुले दिल के साथ घर की तारीफ की क्योंकि मुझे वो घर बेहद प्यारा लगा था। घर के बाहर खुशबूदार फूल थे। हर रंग का गुलाब का पौधा तक भी मौजूद था। मैंने गुलाब के पौधों को देखते हुए एक गुलाब तोड़ने का सोचा, लेकिन रुक गई। उस शख्स ने मुझे देखा और आगे बढ़कर 2-3 गुलाब के फूल तोड़कर मुझे थमा दिए। मैंने झट से पकड़ भी लिए। उसने कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। उस शख्स ने नौकरों को हमारी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी और वहां से जाने लगे। मैं हैरत से उन्हें देखने लग गई। आप किधर जा रहे हैं? हारिस ने भी अपनी चुप तोड़कर अचानक पूछा। मैं अपने घर जा रहा हूँ, उन्होंने कहा तो मैं हैरान हुई कि जब घर ये है तो और किधर जा रहे थे? आपका घर तो यही है ना? मैंने और हारिस ने यकलख्त एक साथ सवाल किया। नहीं, मैं दूसरे घर में रहता हूँ। अगर तुम लोगों को डर लगे तो मुझे बता देना। किसी चीज की जरूरत पेश आए तो यहाँ इन सब से कहना, उसी वक्त हाजिर होगी। उन्होंने हमें प्यार से समझाते हुए हुक्म दिया और साथ ही खाना खाने का बोला और वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद हमें नौकरों ने जरा सा भी मुश्किल में नहीं डाला, बल्कि हर चीज बिना कहे हाजिर हो जाती थी। हाँ, ये था कि हम दोनों अकेले घर में बेहद बोर से हो जाते थे, लेकिन उसमें भी नौकर हमारे साथ खेलकर हंसाते रहते थे। 3 दिन बाद वो शख्स घर में चले आए थे। हाँ भाई बताओ, क्या हाल है? यहाँ कोई मसला तो नहीं है? खाना पीना ठीक मिल रहा है ना? उन्होंने हम दोनों से खैर आफियत पूछकर सवाल किया। नहीं, हम ठीक हैं, कोई मसला नहीं है, मैंने और हारिस ने बखुशी जवाब दिया। अच्छा, स्कूल लगवा दें तुम दोनों को? अचानक उन्होंने स्कूल का जिक्र किया तो मैं खुश हो गई। 2 दिनों से मैं भी यही सोच रही थी कि स्कूल में जाना चाहिए। हाँ, लगा दें। मैंने हाँ में सर हिलाया। पुराने स्कूल का नाम बता दो, मैं दाखिला करा दूंगा। उन्होंने स्कूल का नाम पूछा तो मैंने उन्हें नाम बता दिया और वो थोड़ी देर बाद बैठकर वहां से चले गए थे और जाते हुए कहा कि हमारे स्कूल का पता करके शाम तक आ जाएंगे। अरे, ये वही है ना उस सहाफी के बच्चे जिन्हें हम ढूंढ रहे थे? ये इधर क्या कर रहे हैं? दूसरे दिन हम स्कूल चले गए थे। उस शख्स ने हमें पुराने स्कूल में दाखिल दोबारा से करा दिया था। हम जब वापस आ रहे थे तो अचानक में एक आवाज आई। हमने मुड़कर देखा तो 3 लोग खड़े दिखाई दिए, जिनमें से एक का चेहरा मैंने पहचान लिया। वो उस दिन वाला था जिन्होंने अम्मी बाबा को कत्ल किया था। तुम्हें कैसे पता ये वही है? दूसरे ने हैरानगी से बोला। इनकी तस्वीरें लगी हुई देखी हैं उस घर में दीवारों पर, वही है। उन दोनों ने पूरे जोश से हमें देखा। वो शायद समझ रहे थे हमें सुनाई नहीं दिया, जबकि मैं सब सुन चुकी थी। पकड़ो इनको, छोड़ना नहीं आज। वो तीनों हमारे पीछे पड़ गए। इस मर्तबा एक शख्स का इजाफी था और मैंने उसी पल हारिस का हाथ थाम लिया। हारिस, भागो वरना ये मार देंगे हमें। मैंने ये कहकर तेज तेज कदम उठाना शुरू कर दिए। ये कौन है आपी? हारिस ने भागते हुए पूछा। सामने ही रोड पार करना था, गाड़ियां तेज रफ्तार से चल रही थीं। ये वही हैं जिन्होंने बाबा को मारा था और अम्मी को भी। मैंने हारिस को जवाब दिया। थोड़ा रोड खाली हुआ तो रोड पार करने को भागी। हमारे रोड पार करने की देर थी, वो तीनों रोड के दूसरी जानिब रुक गए क्योंकि उस वक्त स्कूल की छुट्टी का वक्त था। हर जानिब अफरा तफरी मची हुई थी। पकड़ो, बचने न पाएंगे आज, उन्होंने चीख कर कहा। लेकिन हम दोनों भागते भागते घर तक बिला आखिर पहुंच आए थे और घर में दाखिल होकर दरवाजा बंद करते हुए फूला हुआ सांस हमवार किया
क्या हुआ तुम लोगों का सांस क्यों फूला हुआ है? वो शख्स 2 दिनों से हमारे साथ ही थे। कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हैं जिन्होंने बाबा को मारा था, हारिस ने रोते हुए उन्हें बताया। चलो उनको मैं बताता हूँ। वो हारिस को लिए बाहर जाने लगे तो मैं उनके दरमियान जा खड़ी हुई। नहीं, वो चले गए हैं, आप मत जाओ, वो मार देते हैं। मुझे डर सा था इसलिए उन्हें रोक लिया। कोई कुछ नहीं कहेगा, आप बताओ तो सही। उन्होंने मुझसे प्यार से पूछने की कोशिश की। वो शायद गुस्से में थे। नहीं, वो आपको भी मार देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, आप मत जाओ। हारिस ने भी आराम से मासूम अंदाज में कहा। अच्छा नहीं चाहता, बेफिक्र रहो, चलो कपड़े बदलकर खाना खा लो। उन्होंने तहम्मुल से हमारी बात मानी और फिर हमारे साथ ही बैठकर खाना भी खाया। हारिस, भागो, ये आज फिर पीछा कर रहे हैं। दूसरे दिन वो शख्स ही हमें स्कूल लेकर गए थे, लेकिन वापसी पर हमें जल्दी छुट्टी हो गई। हम घर जा ही रहे थे कि वो तीनों इस बार गाड़ी के साथ ही खड़े हमें देख रहे थे। पकड़ो उन्हें, डालो गाड़ी में, देखते हैं ये आज कैसे भागते हैं। उन्होंने हंसते हुए हमारे गिर्द घेरा, तंग किया और एक दूसरे को बोलकर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, हारिस ने चीखना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने उसे जकड़ लिया था। इस बार भागने मत देना, मार कर ही छोड़ना है। उन्होंने हम दोनों को पकड़कर गाड़ी में डालने की कोशिश की। ये इलाका काफी सुनसान सा था। यहाँ कोई इंसान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था जो हमारी मदद को आता। आप भी ये छोड़ नहीं रहे, हारिस ने बचाने की कोशिश में मुझे आवाज दी। मैं आ गया हूँ बच्चे, अब देखता हूँ ये कैसे तुम्हें कुछ कहते हैं। अचानक वही शख्स आ गया जिसे देखकर हम दोनों बहन भाई मुस्कुराए। उन्होंने पहले हारिस को जबरदस्ती झपटकर उनकी गिरफ्त से आजाद कराया। तुम कौन सी तोप हो और हमें क्या कह सकोगे, हम तुम्हें गोली मार देंगे, उनमें से एक ने धमकी दी। मैं वो हूँ जो तुम्हारी सोच में भी नहीं हो सकता, उस शख्स ने बड़ी तेज आवाज में कहा। लेकिन वो कातिल जरा सा भी नहीं डरे। दिखाओ तो सही, हमें भी पता चले आखिर तुम कौन सी खेत की मूली हो। हम जैसे गुंडों को धमका रहे हो। जो बिना नकाब वाला था उसने हंसकर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। बताता हूँ, पहले जरा इन बच्चों को चुप तो कराने दो। उन्होंने मुझे भी छुड़ाकर हारिस के साथ खड़ा किया। हारिस रो रहा था। हारिस चुप करो, मैं इधर ही हूँ। उन्होंने हारिस को दिलासा दिया और दोबारा पलटे। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे थे? तुम इन्हें मार दोगे? मार कर दिखाओ, मैं तुम लोगों को ऐसी इबरतनाक मौत दूंगा कि सारी उम्र याद रखोगे। इनके माँ बाप को मारकर गलती कर दी है। कौन से गुंडे हो, करो मेरा मुकाबला। मैं जिनज़ादा हूँ और तुम इंसान, मेरा बाल भी बेका नहीं कर सकते। उस शख्स ने एक ही लम्हे में ऐसा रूप बदला कि चारों जानिब तूफान से सिमट दिया। गर्द हर जगह उड़ रही थी। उसने पहले एक को जमीन पर पटक पटक कर मारा और उनके बाल जकड़ लिए। वो जिनज़ादा इतनी बेदर्दी से उन्हें मार रहा था कि उनकी चीखें सुनकर हमारा दिल हौल गया था। हमें छोड़ दो, वो माफिया मांगने लगे, जबकि उनकी नाक मुंह सर से खून बहता जा रहा था। जिनज़ादे ने उन्हें एक पल के लिए भी सांस नहीं लेने दिया। नहीं, मत छोड़ना, मार दे इनको, हारिस ने रोते हुए चीख कर कहा। तो जिनज़ादे ने पहले सबको उठाकर जमीन पर पटका, फिर आग का दायरा बनाकर उनमें तीनों को फेंककर उनमें उन्हें जलाकर राख कर दिया। मार दिया, अब खुश? वो जब आग में राख बन गए तो वो जिनज़ादा दोबारा पुराने रूप में आ गया और हारिस के पास बैठ गया। आप जिनज़ादे थे, हमें नहीं बताया? मैंने हैरानगी से कहा। बस नहीं बता सका, अब पता चल गया ना? उन्होंने हंसकर कहा तो मैंने भी सर हिला दिया। हम खुश थे कि अम्मी बाबा के कातिल अपने अंजाम को पहुंच गए थे और हमारी जान भी बच गई थी। उन लोगों के अंजाम के बाद हम दोनों ने जिनज़ादे से कहा कि वो हमें घर छोड़ आए। पहले पहल तो उन्होंने हमारी एक न मानी, बल्कि बेहद गुस्सा किया, लेकिन मेरे बेहद इसरार के बाद वो मान गए। फिर जब हम घर आए तो हमारे घर का नक्शा तकरीबन बदला हुआ था। घर की हालत उत्तर बित्तर सी थी। जिनज़ादे ने घर की सफाइयां वगैरह करवाई, तब जाकर देखने के काबिल हुआ। दूसरे ही दिन बाबा के एक दोस्त हमारे घर चले आए। उन्हें पड़ोस से खबर मिली थी कि हम घर आ गए हैं। पहले तो हमारे जिंदा होने पर वो बेहद खुश हुए। फिर हमें बताया कि बाबा और अम्मी की तदफीन उन्होंने ही की थी, जबकि उसके बाद हमें तलाश किया तो हम कहीं भी मौजूद न थे। हर जगह पता भी करवाया था, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम ठहरी। बाबा के कुछ मामलात उन्होंने संभाले हुए थे और पड़ोस में बताया हुआ था कि इस घर में कोई आए तो बता दिया जाए, तो उन्होंने हमारे आते ही इतला कर दी थी। जबकि बाबा के कातलों का उन्होंने पूछा तो हमने सबको सच सच हर एक बात बता दी कि कैसे हम घर से भागे और कैसे जंगल का हादसा पेश आया।
اس کے بعد جنزادے کا ملنا اور پھر قاتلوں سے بدلہ سب کچھ بتا تو دیا، لیکن کچھ دیر تو وہ سکتے میں رہے۔ انہیں جنزادے پر قطعی یقین نہیں آ رہا تھا، شاید وہ مذاق سمجھ رہے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے جنزادے کو روبرو آنے کو کہا تو وہ آ گیا۔ تب جا کر بابا کے دوست کو یقین آیا تھا۔ وہ بابا کے ایک بہترین دوست تھے جنہوں نے ہماری دیکھ بھال کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی اور اسکول کی پڑھائی سب کچھ کے اخراجات بھی اپنے سر اٹھا لیے۔ اسی محبت کے باعث ہماری زندگی گزرتی گئی، حتیٰ کہ ہم بڑے ہو گئے، جبکہ جنزادہ ہمیں وقتاً فوقتاً ملنے آتا رہتا تھا اور ڈھیر ساری چیزیں بھی لاتا تھا۔ ہم منع کرتے تو وہ کہتے کہ ہم ان کے لیے بچوں جیسے ہی ہیں۔ ہم آج بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی مشکل وقت میں ہماری مدد کی تھی۔ میں جب پڑھائی مکمل کر چکی تو میری شادی بابا کے دوست کے بیٹے سے طے پا گئی۔ حارث بھی بابا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہو گیا تھا، اور اس بار یہ ڈر نہیں تھا کہ بابا کی طرح دوبارہ وہی ہوگا، کیونکہ اس مرتبہ جنزادہ حارث کی نگرانی کو موجود تھا۔ حارث کی قابلیت اور اس حادثے کی وجہ سے اس نے جی لگا کر محنت کی تھی تاکہ وہ بابا کا نام روشن کر سکے۔ یہ واقعہ مجھے ایک بھیانک خواب کے مانند لگتا ہے جو میرے ذہن سے یوں چپک گیا تھا کہ اس حادثے کے بعد مجھے ہمیشہ دھچکا لگا رہتا تھا، لیکن اب آ کر شادی کے بعد میں کافی حد تک بہتر ہو گئی ہوں اور بے حد خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔